जय हिंद बच्चों। हमारे रेस्पेक्टेड सिंह सर के जो मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और इसी मिशन के तहत आज हम लोग जो नीट का हमारा संडे को एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग आज इस चैनल पे अभी मेरे साथ हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए फिजिक्स में पेपर का सॉल्यूशन देने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। और मैं आपको 1 से 25 तक के फिजिक्स में जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया था। कह रहे कि एक अर्धचालक युक्ति को एक बैटरी और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस अवस्था में धारा प्रवाह होता है। यदि इसकी ध्रुवता को बदल दिया जाए तो धारा प्रवाह रुक जाता है। वह युक्ति है। हम सबको पता है कि अगर पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, अगर पीएन जंक्शन जो डायोड होता है आपका, अगर उसका बैटरी का जो धन टर्मिनल है पी टाइप क्षेत्र से जुड़ा हो और एन टाइप जो क्रिस्टल है वो एन निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो वो अग्रभनत होता है। वो क्या होता है? अग्रभनत होता है। और अग्रभनत में इसके द्वारा करंट का फ्लो होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्रुवता बदल दें तो ये पश्चअवनत हो जाता है और पश्चअवनत में फिर धारा का प्रवाह नहीं होता है। और ये जो हम लोगों ने डिवाइस लगाई है इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? पीएन जंक्शन। ओके, ये आपका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं पीएन संधि डायोड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बेटा, पीएन जंक्शन डायोड दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति, और जो दिष्टकारी है वो एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को यूनिडायरेक्शन करती है, एक दिशक करती है। ओके, वो चीज। प्रकाश विकिरण प्राप्ति के लिए आपने एलईडी पढ़ा होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। आपने सोलर सेल पढ़ा होगा, उसके लिए एक प्रवर्धक के रूप में। नहीं, ये गलत है। एम्पलीफायर के रूप में हम लोग पीएन संधि डायोड का यूज नहीं कर सकते हैं। और आपसे पूछा गया था नहीं किया जा सकता है, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4th ऑप्शन होगा, एक प्रवर्धक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 2 समान पीएन संधियां एक बैटरी से निम्न प्रकार से जोड़ी गई हैं। निम्न में किसमें विभवपात बराबर होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका अग्रभनत हो गया और ये आपका क्या हो गया? पश्चअवनत हो गया। तो यहां पर तो इसके द्वारा कोई करंट फ्लो होगा नहीं। अगर इधर देखते हैं तो ये भी अग्रभनत है और ये भी अग्रभनत है। और जब दोनों अग्रभनत होगा तो इनके सिरों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी उत्क्रम अभिनत है और ये भी उत्क्रम अभिनत है। दोनों के द्वारा कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। और यहाँ भी जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, विभव पतन हुआ होगा, वो भी समान रहा होगा। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑप्शन है वो 2 भी सही है और 3 भी सही है। और ऐसा कहाँ लिखा है? सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट का आउटपुट नहीं हो सकता है? ये देखो, ये जो आपका गेट बना हुआ है ये नैंड गेट है और ये आपका नॉर गेट है। ए और बी है। नैंड गेट से जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए एंड बी, ठीक है, उसका नेगेटेटेड। ओके, ये बार भी बोल सकते हो आप इसको। ये बी आ जाएगा। और जब यहां पर हम बात करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये एक इनपुट हुआ और की वजह से ये आया और होल नेगेटेटेड, ठीक है ना। ये आपका आया, ये आपका आया। जो डिमॉर्गन थ्योरम है वो ये आपसे बोल रहा है कि अगर ए एंड बी नेगेटेटेड है तो इसको आप ए नेगेटेटेड प्लस बी नेगेटेटेड लिख सकते हो, या ए और बी नेगेटेटेड है तो ए नेगेटेटेड एंड बी नेगेटेटेड ये लिख सकते हो। तो उस हिसाब से अगर इसको ब्रेक किया जाए तो यहां पर अपने को ए एंड बी डबल नेगेटेटेड और फिर ये प्लस का साइन टूटेगा इस डिमॉर्गन थ्योरम के हिसाब से, ये बी बार होगा। और ये आपका आएगा ए बी और ये बी, ठीक है ना। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर बी की वैल्यू 0 ले ली तो बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 1.0 क्या हो जाएगा? 0 होगा। और ए के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके,
तो ये तो देखो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो जो पहला अपने को रिजल्ट मिला था ये आपका ये हो गया, ठीक है, जीरो भी दिख रहा है, ठीक है, और ये देखो आपको रिजल्ट दिख रहा है ये तीसरा। तो इन तीनों में तो मिल रहे हैं और आपसे पूछा गया था आउटपुट नहीं हो सकता है, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा जवाब होगा, फोर्थ होगा। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। यदि 7 आवेश Q घन के शीर्ष पर रखे हैं जिनकी भुजा की लंबाई √3 मीटर है, तब घन के केंद्र पर विभव होगा। जो विकर्ण होगा भुजा √3 होगा और भुजा आपकी √3 दे रखी है, तो ये आपका 3 मीटर हो गया। और जो शीर्ष से केंद्र की दूरी होगी R, जिसको हम लोग बोलेंगे वो 3/2 हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 आवेश है तो V बराबर 1/4πε0 सिग्मा Q अपॉन R, और सिग्मा Q की वैल्यू क्या है बच्चा, 7 स्मॉल q है अपॉन 3/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाना है उसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7q अपॉन 6πε0। ऐसा कहाँ पे लिखा है, ऐसा हमारा सेकंड ऑप्शन पे लिखा है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन से हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे पीएन संधि डायोड की अगर अग्रम्यता अवस्था में अवक्षय परत में विभव प्राचीर का स्वरूप कैसा होता है। अगर हम देखें तो पीएन जंक्शन डायोड में जो विभव प्राचीर होता है वो लीनियरली क्या होता है, चेंज होता है, रेखीय रूप से बदलता है। और जितना और जो पी क्षेत्र होता है उसमें वो निगेटिव होता है और एन क्षेत्र में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और दोनों ही क्षेत्रों में जो वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर पी क्षेत्र में ज़्यादा दिखाया गया, एन क्षेत्र में कम दिखाया गया है, इस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप जब देखेंगे तो जितना ये है उतना ही है, तो ये दोनों पे सेम दिख रहा है, इस वजह से अपना राइट आंसर क्या है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 7 परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं। बेटा जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो अचालक की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि उनका कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, तो ये अचालक की तरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तब इसका प्रतिरोध, अर्धचालक को गर्म करने पर इनकी चालकता बढ़ती है लेकिन इनका वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो इसके हिसाब से अपना क्या हो गया, पहला आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा क्यू कूलाम आवेश का एक आवेश क्यू के घन के केंद्र पर स्थित है, 3 तलों से निकलने वाला फ्लक्स गॉस के थ्योरम से, गॉस प्रमेय से अगर संपूर्ण फ्लक्स निकाले तो वो होगा Q अपॉन ε0। अब अगर हम किसी एक फेज से निकालें, किसी एक पृष्ठ से, तो Q अपॉन 6 ε0 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कितने से पूछा गया था, 3 से पूछा गया, तो अपना जो आंसर होगा Q डैश है ना, तो Q जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q अपॉन 2 ε0 आ जाएगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे Q माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अपने को सेकंड ऑप्शन पे लिखा है, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एक अर्धगोली कटोरे के केंद्र पर एक बिंदु आवेश Q रखा है, R गोले की त्रिज्या R है, गोले से गुजरने वाला फ्लक्स। बेटा आपने गॉसियन थ्योरम में पढ़ा था कि जो आवेश होना चाहिए वो परिबद्ध होना चाहिए, तो हम एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, इस तरह का एक गोला बनाते हैं। अब ये देखो पूरी तरह से बंद हो गया, तो पूरे गोले से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई टोटल वो होगा Q अपॉन ε0। अब आपको अर्ध गोले से निकालना है, सेमी हेमीस्फीयर से निकालना है, तो हमें Q से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो फिर अपना सही जवाब क्या होगा, सेकंड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है फिर भी यह विद्युत रूप से उदासीन है और एक शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर एक n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और कारण जो है वो बता रहा है कि किस तरह है शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक में n टाइप का क्रिस्टल पाया जाता है, बस इतना बता रहा है। तो कारण पृथक्करण के बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आपका 11 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आवेश प्लस Q तथा माइनस Q बिंदु A तथा B पर है तथा उनके बीच की दूरी 2L है, C उनके बीच का मध्य बिंदु है, प्लस Q आवेश को अर्धवृत्ताकार भाग CRD में ले जाने में किया गया कार्य होगा। बच्चा देखो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है,
ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। ये पूरा अगर वृत्त है तो ये व्यास हो गया, तो इधर से ये भी एल हो जाएगा। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसका ये मध्य बिंदु है, तो जो बिंदु सी पर विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें बिंदु डी पर विभव निकालना है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो 1/4πε0 Q/3L, यहाँ से दूरी 3L है, और इसकी वजह से हो जाएगा -1/4πε0 Q/L। कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, 1/4πε0 Q/L कॉमन दिख गया, 1/3 -1, 1/4πε0 Q/L, और ये आ गया -2/3। अगर हम डेल्टा V निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VC 1/4πε0 Q/L, -2/3 -0, और यहाँ पर ये आएगा -2/3 1/4πε0 Q/L। ये विभवांतर आ गया। अब कार्य का जो डिफिनीशन है, तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। किसको लिया जा रहा था, कैपिटल Q को, तो यहाँ पे अपन लोगों ने कैपिटल Q बना दिया। डेल्टा V की वैल्यू रखेंगे बच्चा 2/3 इंटू 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q/L। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो -1/6πε0 Q कैपिटल Q/L, ये आया आपका। और मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा कहाँ पे दे रखा है, और ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 13, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20I + 13J न्यूटन पर कूलम है। यदि मूल बिंदु 0,0 पर विभव 0 है तो बिंदु पर विभव होगा, dV ले लिया 0 से V, ये आपका 0 से 2 होगा EX dx, -0 से 2 EY dy, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे तो V आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो EX की वैल्यू क्या दे रखी है 20 dx, EY की वैल्यू क्या दे रखी है 30 dy। 20 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, 0 से 2, ये आपका y हो गया 0 से 2, ये -40 आया, ये -60 है, अपना आंसर आ गया -100 वोल्ट। ठीक है ना। और ऐसा कहाँ पे लिखा, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र में खाली वृत्त व भरे हुए वृत्त क्रमशः होल, भरे हुए वृत्त क्रमशः होल व इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तब पदार्थ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जबकि वैलेंस बैंड पे आपके होलों की संख्या ज्यादा है। और होलों की संख्या, होल बहुसंख्यक किस में होते हैं, होल बहुसंख्यक होते हैं पी टाइप के अर्धचालक में, है ना। तो ये आपका जो अर्धचालक दिख रहा है अशुद्ध अर्धचालक, वो किस टाइप का होगा, पी टाइप का होगा। कैसा होगा, पी टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान V बराबर इतना है, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है E बराबर -∂V/x I कैप -∂V/y J कैप -∂V/z K कैप, ये दे रखा है। E वेक्टर बराबर, देखो यहाँ पे जब हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस लगा है। अगर इसका हम देखें x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 5 आने वाला है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाबू। अगर हम यहाँ देखें तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इन दोनों से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आ जाएगा √15 K कैप। हमें मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड E हो गया आपका √5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका आ जाएगा 15। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 49 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चा, 7 होता है। अपना सही जवाब क्या होगा, 4th होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु P पर विभव है। देखो इसकी वजह से VP, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स दे रखे, पॉइंट चार्ज, इस वजह से K ले लेते हैं 1/4πε की जगह Q/L प्लस K Q/2L, और यहाँ से ये डिस्टेंस देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा L√10, और ये आपका आ जाएगा, ये भी 3L होगा, तो ये हो जाएगा L√13 माइनस का K Q/L√10 और माइनस का K Q
√13 अपॉन L √13। के क्यू बाई एल कॉमन हो गया, 1 + 1/2, इधर आपका -1, इधर आपका -1, के क्यू बाई एल, और ये आपका 3/2 आएगा, -2 तो ये -1/2 आएगा, माइनस आ गया, और के की जगह 1/4πε0 रखा जाए तो 1/8πε0 क्यू अपॉन एल ये आएगा। और ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका फोर्थ सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक कुचालक गोले के विभव का सूत्र ये दे रखा है, ये अंदर के लिए होता है बच्चा, है ना। तब विभव और दूरी के बीच ग्राफ होगा बच्चा। अगर ध्यान से देखोगे तो विभव और दूरी के बीच का जो ग्राफ है वो आपका राइट एक्सप्लेनेशन, आपका रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो पहला ग्राफ हो रहा है, क्योंकि सेंटर पे अधिक होगा, फिर सेंटर से जब हम सरफेस की ओर जा रहे होंगे तो फिर वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा और इस तरह वो चेंज हो रहा होगा। ओके, तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक अर्धचालक में कुल धारा का 1/5 भाग कोटरों द्वारा प्राप्त होता है और बची हुई धारा इलेक्ट्रॉन द्वारा होती है। यदि इलेक्ट्रॉन का गमन वेग कोटर का दोगुना है इस ताप पर तो इलेक्ट्रॉन तथा कोटर सांद्रताओं का अनुपात है। बताओ बेटा, सांद्रताओं का मतलब है कि एकांक आयतन में इन दोनों की संख्या का अनुपात कितना है। अगर हम बात करें, मान लो कुल धारा आपकी क्या है, कुल धारा आपकी आई हो गई, तो जो आई एच होगा वो I/5 हो जाएगा, और जो आई ई होगा वो 4I/5 हो जाएगा। ओके, ये दे रखा है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देखो, जो हम लोग फार्मूला पढ़ा है, I = NEAVD। ई तो दोनों के लिए सेम होगा, और जो अर्धचालक है उसका एरिया भी दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर अपने को IE/IH बराबर NE/NH, ई और ए रेशियो में कट जाएंगे। VD ये किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, और ये VD किसका, होल्स का। जरा देखो, IE की वैल्यू क्या हो गई, 4I/5, IH की वैल्यू क्या हो गई, I/5, NE, और ये हो गया NH, VD की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कोटर का दोगुना है। कोटर का अगर V है तो ये 2V हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, I से I भी कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा, तो NE/NH 2:1 आएगा। कितना आएगा, 2:1। और ऐसा कहाँ दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका फोर्थ से है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न चित्र में ए तथा बी के मध्य विभवांतर है। बच्चों ध्यान से देखो, तो ये 10 किलो ओम और ये 10 किलो ओम किस में होंगे, पैरेलल पे होंगे। तो पैरेलल पे होने की वजह से R' कितना आ गया, 5 किलो ओम, और ये 5 किलो ओम और ये 10 किलो ओम सीरीज पर हो जाएंगे, तो R नेट हो जाएगा 5 + 10 15 किलो ओम। तो यहाँ से अगर करंट I चल रहा है और इधर जाके कुछ I1 इधर आया और कुछ I2 इधर आया, और इधर भी I1 आ गया, तो अगर I निकालना तो I बराबर हो जाएगा V/R नेट। तो यहाँ पे 30/15 किलो ओम है, 10⁻3, तो ये 2 मिली एम्पियर आया बच्चा, क्योंकि -3 हो जाएगा, उसको मिली एम्पियर लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, दोनों पैरेलल पे, दोनों पे रेजिस्टेंस सेम है, तो जो करंट होगी वो आधी इधर जाएगी, आधी इधर आएगी, मतलब I1 और I2 की वैल्यू सेम होंगी, और टोटल करंट का क्या होगा, आधा होगा। तो ये 1 मिली एम्पियर आया। अब इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 मिली एम्पियर। तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालना था, 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज किया, 10 किलो ओम को ओम में चेंज किया, ये इससे कैंसिल हो गया। अपना आंसर क्या आ गया, 10 वोल्ट। और कहाँ पे लिखा है, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड से। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ग्राफ में दिया गया अभिलाक्षणिक वक्र एक अर्धचालक यंत्र के लिए दिया गया है, ये वोल्टेज है और ये आपका आई है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहली बात तो बेटा, ये सोलर सेल का वक्र है, और ये जो ए है ये खुले परिपथ के लिए होता है। खुले परिपथ के लिए होता है जब यहाँ पर आई क्या होता है, 0 हो जाता है, यहाँ पे आई क्या होता है, 0 हो जाता है। और ये जो बी है ये लघुपथित परिपथ के लिए होता है, लघुपथित परिपथ के लिए, और यहाँ पे आई बराबर आई होने की वजह से वी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो ये आपका ए पॉइंट खुला परिपथ होगा और बी पॉइंट लघुपथित परिपथ होगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन पे लिखा है।
वी आई ग्राफ सोलर सेल के लिए हाँ बिल्कुल सही, जहां बिंदु ए खुले परिपथ का विभव तो तब बिंदु बी लघुपथित परिपथ का विभव भी बताता है। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, यहाँ पे दोनों ए बी खुले की बात करें तो बी ऑप्शन गलत हो गया, और यही फोटो डायोड नहीं बच्चा, एलईडी भी नहीं है, तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा अर्धचालक नहीं है? बेटा ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है, तांबा आपका चालक होता है, तो इस हिसाब से आपका जो कॉपर है वो अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, जीएएसपी को प्रयोग करके पीएन सदी में एक एलईडी बनाया गया जिसका ऊर्जा गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये हम लोगों ने फार्मूला लगाया 1.9 से अगर हम डिवाइड करें तो 114 हो गया, और 114 के बाद कितना बच रहा है? 9 95 हो गया। ये आया, तो ये बच्चा आपका लगभग अगर देखा जाए तो 651.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर बनेगा। ये नैनोमीटर होगा, तो अगर हम पास वाला ऑप्शन देखें तो 654 नैनोमीटर के पास आता दिखाई दे रहा है, तो 22 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, क्यू परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर रखें। इधर क्यू हो गया और इधर क्या हो गया? माइनस क्यू हो गया। बीच की दूरी 2d है, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, ये d और ये d। बेटा अगर देखोगे तो इसकी वजह से अगर प्लस भी होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? माइनस भी होगा। तो अगर p बिंदु ले लें इसको तो VP 1/4πε0 Q अपॉन डी माइनस 1/4πε0 Q अपॉन डी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो VP क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जेनर डायोड भंजन वोल्टेज के सिद्धांत पर कार्य करता है, कारण है भंजन वोल्टेज के पश्चात धारा अचानक बढ़ती है। तो बेटा बिल्कुल सही है। अगर रिवर्स वोल्टेज उत्क्रम वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर या उससे अधिक हो जाए तो फिर जो उत्क्रम धारा होती है उसका मान अचानक से बढ़ जाता है। अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो यहाँ पे जो ग्राफ इस तरह आता है, ये ऐसे तेजी से बढ़ता है। ओके, तो जो दोनों हैं वो दोनों सही भी है, और ये जो कारण है वो प्रतिखंड का सही स्पष्टीकरण भी है। तो हिसाब से 24 का आपका पहला ऑप्शन सही हुआ। 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रोटॉन 1 वोल्ट से त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। जो गतिज ऊर्जा होती है वो बेटा होता है Q इंटू वी। वी होता है आपका त्वरक विभव। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जो क्योंकि प्रोटॉन है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, और ये हो गया 1 वोल्ट, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आया, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। ओके, तो ये बेटा मैंने 1 से 25 तक के आपके सोल्यूशन कराए। अब इसके बाद आपको शुभम सर आगे की यात्रा कराएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 25 तक आपको क्वेश्चन का सेशन हो चुका है बच्चे, आप आराम से उसको एंजॉय किए हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बी तथा सी शीर्षों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं, शीर्ष ए पर विभव होगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए ए है, कितना है? ए है। तो ये डिस्टेंस भी, चलिए ये शायद पहले ही डिस्टेंस दे के रखा है, शीर्ष ए पर विभव होगा। चलिए ये डिस्टेंस पहले से ही बोल के रखा है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए हमें पता है कि ये जो है, ठीक है, ये आपका सेंटर होगा डाइपोल का, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे कैसा चार्ज है? माइनस क्यू। तो अगर इसकी वजह से हम पोटेंशियल लिखना भी चाहेंगे तो अगर हम मान लेते हैं, अपने से ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अब देखो ये बोल सकते हैं कि डी के बीच में का डिस्टेंस हमें लिखना है, ये आर डिस्टेंस पे है। जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसा पढ़ा था, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं d/2 है। अगली डिस्टेंस भी क्या होगी? d/2 होगी। ए बी को अभी भूल जाते हैं। तो देखो आपको पता है कि अगर मैं लिखूंगा v की वैल्यू तो v इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं k
अब पॉजिटिव चार्ज के लिए लिख रहे हैं तो प्लस क्यू अपान, अगर डिस्टेंस हम देखेंगे ये d/2 है और ये क्या है r है, तो ठीक है एक डिस्टेंस r है, ये d/2 है, तो यहां से हम टोटल डिस्टेंस जो हाइपोटेनस वाली आएगी बच्चे, कर्ण वाली, वो आ जाएगी r² प्लस d/2 का स्क्वायर, इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r² प्लस d²/4। अब यहां पे हम लोगों को लिखना है तो ये डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे रूट में r² प्लस d²/4। ये अभी हम लोगों ने जो लिखा है प्लस चार्ज के लिए लिखा है, अब माइनस चार्ज की बात करते हैं। प्लस k माइनस क्यू अपान r² प्लस d²/4, क्योंकि अभी हमने पोटेंशियल प्लस चार्ज की वजह से लिखा, फिर किसकी वजह से लिख रहे हैं, माइनस चार्ज की वजह से, तो इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है KQ अपान रूट में r² प्लस d²/4 माइनस KQ अपान रूट में r² प्लस d²/4। प्लस और माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 0 मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा, शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। धन आवेश को समविभव सतह पर चलाने में किया गया कार्य है किस, ठीक है। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कोई धन आवेश है, उसको समविभव पर चलाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपका समविभव सतह है। कौन सी सतह है, समविभव सतह है, समविभव सतह है। और हम अपने प्लस चार्ज प्लस क्यू को ए से लेके जा रहे हैं बी पे। कहां लेके जा रहे हैं, बी पे। ए से हम इसको लेके कहां गए मेरे प्यारे बच्चों, बी पे। अब आपसे कार्य पूछा जा रहा है तो चार्ज बराबर, या वर्क डन हम बोल देंगे, कार्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं आवेश गुणे विभवांतर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आवेश तो हम लोगों ने क्यू अपने से मान लिया, लेकिन अगर यहां पे क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। और अगर ध्यान से देखिए तो ये समविभव सतह है। कैसी है, समविभव है, यानी विभव क्या होगा, समान होगा। यहां पे हम लिख सकते हैं कि विभव क्या होगा, समान होगा। विभव कैसा है, समान है। और विभव अगर समान है तो इसका मतलब Q इंटू 0, ये आ जाएगा आपका 0। तो कार्य आपका कितना आ गया, 0। फिर देखिए, एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव है। तो देखिए एक खोखला गोलाकार है, कैसा है, खोखला गोलाकार है। तो हमें यहां पे पता है बच्चे कि खोखले गोलाकार के लिए विभव। अब देखिए बात ये करेंगे कि खोखला है, और देखिए तो खोखला है तो हम यहां पे हमें पता है कि जितना विभव, ठीक है, हम जब अंदर की तरफ होंगे तो ये बराबर होगा आपके V बराबर होगा, विभव बराबर होगा, विभव किसके, सतह के। सरफेस की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस की। हम लोग कुछ ऐसा केस मान लेते हैं कि यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक और विभव मान ले, विभव निकालने के लिए दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r है, और ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल R है, और चार्ज आपका यहां पे है। अब हमें पता है कि खोखला गोलाकार ये स्ट्रक्चर है, तो विभव अगर हम निकाल रहे हैं तो विभव हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पे विभव सतह के बराबर होगा, और ये वैल्यू आएगी Q/4
4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो वैल्यू आ रही है भाई, ये देखिए यहां से लेके यहां तक कहीं बदल नहीं रही है। खोखले गोलाकार के लिए ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक कहीं बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसमें डायरेक्ट कि ये क्या रहेगी, नियत रहेगी। भाई ये बदल नहीं रही है, केंद्र से सतह तक नियत होगी, केंद्र से सतह तक नियत होगी, केंद्र से सतह तक क्या होगी, नियत होगी। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार को आवेशित किया जाता है जिससे उसके सतह पर विभव 10 वोल्ट है, तो गोलाकार के केंद्र पर विभव होगा। अभी देखिए हम लोग तुरंत की बात किए हैं बच्चे इस पे, तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना विभव, ठीक है, जितना विभव कहां होगा, केंद्र पर होगा, उतना ही विभव कहां होगा, सतह पर होगा। और इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है, 10 वोल्ट। और ये आपका, ठीक है, किसके बात कर रहे हो, खोखले गोलाकार की, खोखला गोलाकार, खोखला भी है गोलाकार भी है, तो यहां पे कौन सा आंसर होगा, 10 वोल्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आरेख में एक तर्क परिपथ दर्शाया गया है जिसमें 2 निवेश ए और बी तथा एक निर्गत सी है। ए बी सी के बीच में वोल्टता तरंग रूप दिए गए अनुसार है, तो तर्क परिपथ गेट है। अब यहां से पूछा जा रहा है कि गेट कौन सा है। तो देखो इसका आराम से हम लोग इनपुट देख लेते हैं। ए बी ये आपका इनपुट है और सी आपका क्या है, आउटपुट। तो पहले हम लोग इनपुट लिख लेते हैं। देखिए ए को अगर हम शुरुआत में देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। ए 0 है, बी भी क्या है, 0 है। ए और बी 0 है, और ध्यान से देखिए तो सी भी आपका क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। तो ए बी पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर देखिए ए की वैल्यू बड़ी है +1, तो ए कितना है, 1 है। बी को अगर देखिए तो बी वही रहा है, बी बदला नहीं है, तो बी वापस 0 ही होगा। तो 0 1 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इस पे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर देखिए आगे 1 और 1 पे भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 1 पे भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके बाद देखिए अगला चलते हैं, ठीक है, 1 और ठीक है, अगर ये तो 3 हो गया, अब लास्ट वाला भी मिला लेते हैं। तो ए 0 हो और बी 1 हो, हाँ ये देख लीजिए, ए 0 है और बी क्या है, 1 है। तब हमें आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। तो अगर ध्यान से देखो 0 0 पे 1, 1 या 0 है तो 1 आएगा, 1 या 1 आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमारा ये गेट कौन सा गेट हो गया, आर गेट। कौन सा गेट हो गया, आर गेट। तो आर गेट अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है। एक बिंदु आवेश को Q को R त्रिज्या वाले एक वृत्त में Q आवेश के चारों तरफ घुमाने में किया गया कार्य होगा। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि केंद्र पे हमारे +Q है, सॉरी कैपिटल Q है, और इसके चारों तरफ हम घुमा रहे हैं। तो अब हमें पता है बच्चे कि पूछा गया है कि कार्य कितना होगा। अब देखिए जहां से आप चले थे वापिस वहीं आ गए, जहां से चले थे आप वहीं आ गए, और ये ठीक है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो कंजर्वेटिव है मतलब जहां से चले थे, अगर आपको कहीं भी स्थिर विद्युत बल पड़ रहे हो, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो वहां पे कार्य आपको क्या मिलेगा, कार्य जो होता है वो जहां से चले थे, यानी आपकी आरंभिक अवस्था पे और अंतिम अवस्था पे डिपेंड करता है।
तो कार्य बाय डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो कार्य कितना होगा, 0 होगा, 0। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आवेशित गोली चालक जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है को केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव v है, तो इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विभव होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि अगर हम वैल्यू रखेंगे तो यहां पे v इक्वल टू आ जाएगा k q बाई रेडियस कितना है 10। तो अब देखिए हमें पता है कि ये वैल्यू आई, तो यहां से के क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 वोल्ट, 10V आ गई। अब अगर इसी पे आगे चले हम लोग, अगला लिखना चाहें तो जो V डैश आ रहा है वो कितना आएगा, के क्यू अपान कितना लिखेंगे 15, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो इधर ले लीजिए V डैश के क्यू की वैल्यू हमें पता है 10V अपान कितना है 15, ये कटेगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा 2/3V। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सेकंड आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि Q धनात्मक है तथा उसे कम विभव वाले स्थान से अधिक विभव वाले स्थान की ओर गति कराते हैं तो अब ये पूछ रहा है इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो आपको ये बात तो क्लियर है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक कम विभव वाले से, लो पोटेंशियल वाले से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, अगर इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो केंद्र से सतह की ओर बढ़ता है, केंद्र से सतह की ओर नियत रहता है, सभी जगह शून्य रहता है। तो हमें पता है बच्चे कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा कि जो केंद्र पे होगा, कहां होगा, केंद्र पे होगा, वही कहां होगा, सतह पर होगा। अभी तुरंत ही देखा गया है बच्चे। और डिस्टेंस जो लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, त्रिज्या के अकॉर्डिंग। तो यहां पे केंद्र, ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि केंद्र से सतह की ओर जा रहे हैं तो ये क्या रहता है, नियत रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न चित्र में धारा का मान होगा, अगर ध्यान से देखिए तो ये जो है आपका -4 जो है वो निम्न विभव है, क्या है, निम्न विभव है। और ये आपका क्या है, उच्च विभव। एक निम्न विभव है, दूसरा क्या है, उच्च विभव। अब इससे ये ठीक है, हमें ये पता चल गया है कि यहां पे जो बाइसिंग है वो रिवर्स बाइसिंग है, ये पश्च अभिनत है। कैसा है, पश्च अभिनत है। अगर पश्च अभिनत है तो इससे करंट जाने वाली ही नहीं है, कोई धारा जाएगी ही नहीं, तो I का मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से 35 का आंसर हो गया 1, क्योंकि अब देखिए ये जो है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, खुले हुए, ठीक है, यानी यहां पे कोई भी आपको करंट फ्लो करने वाली नहीं है। देखिए बच्चों, निम्न चित्र में समविभव बिंदु होंगे। आपको एक रिलेशन पता है, E = -dV/dr। चलो हम लोग साइन नहीं लेते हैं वो मतलब वेक्टर की, तो क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो आपकी सदिश राशि है। तो देखो P और Q पे सीधी बात है भाई, डिस्टेंस है इनके बीच में। तो अब बताओ P और Q पे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि VP जो है वो बराबर हो VQ के, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, पोटेंशियल लगातार क्या रहा है, घट रहा है। अब देखो यहां से हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि अब ये सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, या तो इसका सीधा मतलब है कि VS बराबर होगा किसके, VR के, VS बराबर होगा VR के।
तो सम विभव बिंदु जो होंगे वो कौन होंगे, एस और आर। सम विभव बिंदु जो होंगे वो एस और आर है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों की ऑप्शन कौन सा ऐसा मिल रहा है, थर्ड। कौन सा मिल रहा है, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटे चालक गोले त्रिज्या आर को आर त्रिज्या के एक बड़े चालक केंद्रीय स्थिति में रखा गया है। बड़े तथा छोटे पर Q और Q से आवेशित परस्पर प्रतिष्ठित रखा जाता है। गोलों के मध्य विभवांतर होगा। अब बच्चे देखो ध्यान से, देखिए अब सारी चीजों की बात करिए कि एक छोटे चालक है, छोटा जो चालक है उसका रेडियस आपको दे रखा है स्मॉल आर। क्या दे रखा है, स्मॉल आर। और बड़ा जो चालक है इसका रेडियस दे रखा है आर। अच्छा, इसके बाद भी और डेटा दिया है कि क्रमशः प्लस क्यू, बड़े पे प्लस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। अब थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। और छोटे पे जो ये आपका चार्ज प्लस क्यू है और इधर चार्ज प्लस क्यू स्मॉल है। अब आपसे इनके मध्य विभवांतर पूछा जा रहा है, तो हम चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब भाई हम लिखना चाहें तो आसानी से 2 पॉइंट मान के लिखा जा सकता है। ये मान लेते हैं कि ए है आपका और ये क्या है, बी है। तो लिखने के लिए तो हम लोग आजाद हैं। अब ए की बात करेंगे तो जब हम लिखेंगे वी ए के लिए, तो वी ए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्यू बाई रेडियस लोगे छोटे वाले का आर, प्लस हम लिखेंगे, अब भाई चार्ज तो प्लस क्यू भी है, उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो ये के प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू का चार्ज लेंगे और रेडियस अब यहां से कितनी है, आर। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद यहां से अगर VB लिखना चाहेंगे तो हमें पता है कि जो सरफेस पे विभव होगा वही विभव कहां होगा, सेंटर पे होगा, केंद्र पे होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं KQ। लेकिन अब हम बड़े गोले का रेडियस लेंगे, क्योंकि भाई चाहे आप सेंटर पे देखो चाहे सरफेस तक, हर जगह जो विभव होता है वो समान होता है, वो कहीं बदलता नहीं है। प्लस लिखेंगे हम लोग Q बाई आर। अच्छा, हम लोगों को ठीक है VA माइनस VB कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आसान तरीका है कि हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर दें। और सिंपली सॉल्व करना बच्चे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब देखो हम क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं इसको, तो साइन बदल जाएगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू के कैपिटल Q बाई आर माइनस के कैपिटल Q बाई आर। यहां से हम K को कॉमन ले लें, K को वैल्यू भी रख देते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। फिर बच रहा है ब्रैकेट में आपके पास Q बाई आर माइनस कैपिटल Q बाई आर। देखिए अगर ध्यान से तो कोई तो ऑप्शन इसके जैसा होगा। देखो प्लस साइन वाला तो गया वैसे ही। अब हमें देखना है कि तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो मैच कर जा रहा है 37 का तीसरा, Q बाई आर माइनस Q बाई आर। एक मिनट बच्चे, हाँ ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट बच्चे, ये केक होगा और ये स्मॉल क्यू ही होगा ना, स्मॉल क्यू। तो यहां से ऑप्शन आ जाएगा हमारा थर्ड।
थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, के क्यू और यहाँ भी के क्यू है, ये तो कैपिटल क्यू वाला कैंसिल ही हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी की समान आकार की n बूंदें हैं, प्रत्येक पर 10 वोल्ट का विभव है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव होगा। हमें यह पता है कि अगर किसकी बात हो रही है, विभव की, तो हमें पता है कि जो V होगा बड़ी बूंद का, ये फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बराबर होगा n। n क्या है, छोटी छोटी जो बूंदें हैं उनका नंबर है, n की पावर 2/3। उसके बाद क्या होता है, v छोटी बूंद, छोटी बूंद। अब देखिए v बड़ी बूंद का आपको दे रखा है 40, ये बराबर होगा n की पावर 2/3 इंटू 10, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये कैंसल हो गया, कितना आ गया 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू n की पावर 2/3। तो ये इससे कैंसल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू n की पावर 1/3, इधर से हम लिखेंगे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यहां से बच्चों आंसर आ गया 8। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में एक आवेश +2 मूल बिंदु पर रखा गया है, दूसरा आवेश 5 कूलाम एक्स एक्सिस के बिंदु x पर रखा गया है, तत्पश्चात आवेश a को वायु एक्स के बिंदु b पर लाया गया है, तब किया गया कार्य होगा। अब देखिए ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 2, ये डिस्टेंस भी कितनी है 2, यहाँ पे 2 कूलाम्ब है और यहाँ पे ले जा रहे हैं जिसको वो 5 कूलाम्ब है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को करना हुआ तो थोड़ा सा आसान तरीका हम लोग लगा देंगे। हमें पता है कि जो कार्य में परिवर्तन है वो वर्क डन, या पहले वर्क डन ही निकालते हैं, जो कार्य किया जा रहा है वो बराबर किसके है, जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन के। तो इसे हम लिख सकते हैं U अंतिम या फाइनल माइनस U प्रारंभिक, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर U अंतिम अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहां पे ऐसा लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज Q1 Q2, Q1 2 ले लो, Q2 5 ले लो, अपान क्या लिखेंगे हम लोग 2 माइनस, फिर देखिए अब प्रारंभिक लिखना चाहेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 5/2। सेम डेटा है तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, कितना आएगा 0 0। अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान देना, अभी ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, इस नाते मैं ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि अगर जहां से हमें कंसीडर करना है, जिस पॉइंट से हमें कंसीडर करना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो सेम, जैसे पिछला क्वेश्चन भी किया था तो वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था सेम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वहां से सेम है तो इसका सीधा मतलब है बच्चे कि हम बोल देंगे कि कार्य जो किया गया है वो कितना है 0। तो इस तरीके से बच्चे इसका आंसर क्या आ गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको चयन करना है कि असत्य कथन चयनित कीजिए। 2 प्रोटॉन एक निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दोनों के घटाने पर बढ़ता है। जी हां, हमें यह पता है कि U इक्वल टू हम क्या लिखते हैं K Q1 Q2 अपान R, यही तो लिखा जाता है। तो अब देखो Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक या दोनों क्या हैं ऋणात्मक हैं, दोनों धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस आपने घटाई, R को आपने घटाया, तो इसका मतलब U क्या होगा बढ़ेगा। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है एक
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इकाई की विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान दोनों के मध्य दूरी घटाने पर बढ़ता है। जी नहीं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तब यहां पे U जो होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये U अगर बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये लेस निगेटिव होगा, कम क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि भाई यहां पे विस्तृत ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो प्रॉब्लम करता आपको। चलिए, पहले तार के दो छल्ले जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या r है, अपने अक्षों के संपाती रखे हुए एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों छल्लों के आवेश प्लस q और माइनस q है, तो दोनों छल्लों के बीच का विभवांतर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। तो चलिए दो रिंग लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो रिंग ले ली हम लोगों ने। अच्छा, देखने में लगभग बराबर हैं, कोई शेप का बहुत अंतर नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये आपका वलय या छल्ला, जो भी रिंग बोल लो, ये A है और ये क्या है आपका? B है। कुछ ऐसे देखते हैं। अच्छा, दोनों रिंग इस तरीके से होंगे, उसको अब 3D में दिखाया नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूं कि ये देखिए, एक दूसरे से इनकी दूरी कितनी है? D है। अब प्रभु ये समझने की कोशिश करना कि रिंग ऐसे हैं, ये डिस्टेंस D है, ठीक है। अब उसको ऐसे बोर्ड पे तो बनाया नहीं जा सकता कि ये सर सामने कर दीजिए, ये सामने कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप कंसीडर कर लोगे। और ये रेडियस आपको पता है कि r है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें पता है कि डायरेक्ट, अच्छा रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस r है, कैपिटल R है। चलिए, कैपिटल R है तो कैपिटल R ही रखते हैं। अब ये डिस्टेंस आ गया आपका रूट में r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोला गया है कि प्लस q चार्ज है और यहां पे चार्ज क्या है? माइनस q। ऐसी दो कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग। तो VA अगर हम लिखना चाहें तो VA, अब देखिए VA अगर आप लिख ले गए तो फिर क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो गया। तो VA की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। उसके खुद की वजह से बच्चे क्या होगा? Q/R। अब यहां पे इस छल्ले पे चार्ज निगेटिव है, तो इसकी वजह से जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। तो हम लोग लिखेंगे माइनस। अब ध्यान रखना है डिस्टेंस का, तो यहां पे लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब डिस्टेंस इनके बीच की जो होगी वो होगी R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मुझे VB लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ? VB। तो अब देखो B की वजह से अगर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R, और चार्ज कैसा? माइनस में। चार्ज कैसा? माइनस में। प्लस हम लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ऐसा हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ। अब देखिए, अब माइनस साइन का सारा खेल हो गया है। अब देखोगे अगर एक QR, इधर भी क्या है? QR है। एक तरफ R बच रहा है, एक तरफ R प्लस D स्क्वायर।
तो अब VA माइनस VB अगर मैंने लिखने की कोशिश की तो VA माइनस VB, ये पूरा का पूरा अगर हम ध्यान दें तो ये माइनस हम लोग यहां पे है, तो चलिए इसको आगे की स्लाइड पे कर देते हैं। VA इक्वल टू हमारा निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। फिर माइनस साइन थी तो माइनस की वजह से -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। उसी तरीके से VB अगर मुझे लिखना हुआ तो यह आ जाएगा 1/, अब देखिए साइन कौन सी यूज होगी ये मैटर करेगा, तो साइन यहां पे कौन सी मिलेगी, माइनस, तो ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस, या डायरेक्ट लिखते हैं इसको -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। साइज थोड़ी सी छोटी कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। अब हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों निकालना है VA माइनस VB। क्या निकालना है, VA माइनस VB। तो अब देखो यहां पे साइन माइनस होगी, यहां पे माइनस साइन है तो जब घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस साइन है तो ये घटाने पे कौन सा हो जाएगा, माइनस। देखो साइन क्या करता है, जब हम घटाएंगे तो साइन क्या होती है, पलट जाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं VA माइनस VB। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों प्लस में है तो यहां पे बच्चे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, फिर माइनस माइनस दोनों सेम है तो हो जाएगा 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो यहां से अगर लिखना हुआ तो ये वैल्यू देखिए आ जाएगी आपकी 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच जो वैल्यू रही है उसको लिखते हैं, ये आ जाएगा 1/R माइनस 1/R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो ये 2Q से 2Q कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आएगा 1/R माइनस 1/ रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, Q अपान 2p एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/R D का स्क्वायर, ये चौथा है। चलिए बच्चे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। दो समान और विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हैं। इस निकाय के कारण किसी दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। अब देखो बच्चे हम लोग जितना भी फार्मूला पढ़े होंगे याद करिए, जैसे V का आपने पढ़ा था तो ये V विभव आपने निकाला था, तो कहीं एक फार्मूला आपने पढ़ा था ऐसा कि KQX अपान, अब बच्चे इसके बाद आपने पढ़ा था R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, कुछ ऐसा पढ़ा था भाई, ये इक्वेटोरियल पे मिला था। अच्छा हमें उन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमारे लिए मैटर सिर्फ क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है Q और X, क्योंकि X 0 हुआ तो पूरी कहानी समाप्त, या Q 0 हुआ तो पूरी कहानी समाप्त। तो ये डिपेंड करेगा कि सिर्फ किस पे, QX पे। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, थर्ड हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर त्रिज्या के सीधे लंबे तार पर एक समान आवेश वितरित है। तार पर प्रति सेंटीमीटर लंबाई पर आवेश Q कूलाम्ब है। अन्य बेलनाकार पृष्ठ जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तथा लंबाई 5 मीटर है चित्रानुसार समरूपित रूप से तार को घेरता है। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। अब देखिए
यहां पे हम लोग देखें तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है भाई 1 मिलीमीटर पे कितना, ठीक है, 1 मिलीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे कितना, 1 सेंटीमीटर पे बच्चे ये दे रखा है आपको कि कितना चार्ज होगा, क्यू और अन्य बेलनाकार पृष्ठ जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर और लंबाई 5 मीटर है। हाँ, लंबाई कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर पे ये क्यू है तो 100 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 100 क्यू होगा। तो 500 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 500 क्यू होगा। और 5 सेंटीमीटर का मतलब ही हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर। तो 5 मीटर पे कितना है, 500 क्यू है। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो बेलना पृष्ठ के कुल फ्लक्स, तो फ्लक्स का हमें फार्मूला पता है कि फ्लक्स निकालना हो तो हम लोग लिख देंगे क्यू जो अंदर हो, अंदर का मतलब इनक्लोज्ड यार, अपान इप्सिलॉन नॉट। चार्ज अंदर कितना है, 500 बटे कितना, इप्सिलॉन नॉट, 500 क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज अंदर की तरफ 500 क्यू है और उसको डिवाइड कर दीजिए इप्सिलॉन नॉट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स। तो यहां से बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। L मीटर भुजा का त्रिभुज कागज तल में है, कागज तल में ही एक समरूप विद्युत क्षेत्र E नीचे के अर्धभाग तक सीमित किया गया है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फल SI में है। तो बच्चे देखो, इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स है, सीधा हम इसका क्या लिख सकते हैं, 0। जितना आया उतना गया, कितना हो गया, 0। अब ऐसे केस में हम ज्यादा सोचेंगे नहीं बच्चे। निम्नलिखित तार्किक परिपथ के लिए सत्य सारणी पूछी गई है। तो सत्य सारणी अगर लिखनी है तो ये ए है। तो अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम लोग करके देखते हैं कि अब देखो यहां से नॉट है तो यहां पे क्या आएगा, ए नॉट आएगा। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे तो यहां से ये ए ही जा रहा है, कोई समस्या उससे नहीं है। अब यहां पे देखो फिर बी नॉट आएगा, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो रिवर्स करेंगे। यहां पे देखेंगे तो ए नॉट बी, यहां पे ए, क्योंकि इनपुट तो हम यही दे रहे हैं। और फाइनली हमारा जो ये वाई आ रहा है, ये आ रहा है प्लस। अब गेट का ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, तो आपको पता है कि अब करने की इसको कोशिश करते हैं हम लोग एक बार। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन पेपर तो होगा ही बच्चे आपके पास, तो उस पर मैं कर दे रहा हूं। अब देखो, एक तरफ आपके पास ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए बार है, फिर बी बार है, फिर आपके पास दो इनपुट और मिल रहे थे। पहले क्या मिला था, अब उसके बाद फिर क्या मिला था आपको, और ये फाइनल था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब इस क्वेश्चन को करना हुआ तो वैल्यू तो भाई आराम से रखी जा सकती है। यहां पे 0, अगर ए को हम शुरुआत में क्या दें, 0 दें, बी को भी क्या दें, 0, तो हमें ए नॉट की वैल्यू पता है, ये रिवर्स होगा 1 और 1। अब ध्यान देना है ए बार बी को लिखने के लिए, क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। एंड की बात हो रही है। अगले का भी हम लोग लिखेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और ये 0 वो भी 0, तो सीधी वैल्यू कितनी आ गई, 0। आउटपुट हमें 0 मिला। फिर अब बदलते हैं बच्चे, ए को 0 रखते हैं, बी को 1 रखते हैं। तो
ए डैश जस्ट रिवर्स होगा कि हाई वैल्यू हो जाएगी 1, बी का कितना हो जाएगा 0। अब भी जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो अगर इसको रखेंगे ए बार बी में तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 और ये आपका आएगा 0। 1 और 0 का जब रखेंगे तो भाई ये आर बन रहा है तो 1 आएगा। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई समस्या होगी नहीं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब देखो ए को 1 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं, केस उल्टेगा। अब देखो 1 का कितना आएगा, यहां पे 0 आएगा, बी का कितना आएगा 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अब देखो ए बार की वैल्यू कितनी है 0, इसका कितना है 1, तो 0 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ए ले रहे हैं 1 और बी बार कितना 1, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 0 और 1 और 0 की वैल्यू कितनी आएगी फाइनली 1। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर मिला के देखें तो ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं हम लोगों को, तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1। तो अगर यहीं से हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो देखो सॉल्व हो गया कि पहला हमें पता है कि 0 0 पे कितना आना चाहिए 0, ये ऑप्शन गया काम से, ये गया काम से, ये गया काम से। देखो इतना तो हम लोगों को जानना ही नहीं था यार, सिंपली हो जाता पहले स्टेप में। तो ये कितना आएगा 1, तो 45 का आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1 आ गया। मुझे लगता है कि आप पहले ही ऑप्शन से चले जाते तो ज्यादा बेटर होता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 0 0 पे हमें फाइनली क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। एक विद्युत आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स -1 इंटू 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाजी सरफेस से। अच्छा देखो ये कह रहा है कि गाजी तल को आप क्या कर दे, गाजी तल की त्रिज्या 3 गुना कर दे तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है क्यू पे, इनक्लोज्ड की अंदर कितना चार्ज है, गाजियन सतह के अंदर कितना चार्ज है बाई इप्सिलॉन नॉट, ना अपने क्यू नॉट, क्यू की वैल्यू तो बदल नहीं रही है, और इप्सिलॉन नॉट ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये बदलेगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आंसर हो जाएगा आपका वही सेम -1 इंटू 10⁻³ चित्र में गाजी तल तथा इस पर आवेश दिखाया गया है। देखो अगर हम बात करेंगे फ्लक्स की तो फ्लक्स जो होगा वो अंदर वाली चार्ज की वजह से होगा। फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो होगा फाई, वो किसकी वजह से होगा, अंदर के आवेश की वजह से, अंदर के आवेश की वजह से। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, विद्युत क्षेत्र जो होगा, ये बड़ी खास बात एनसीईआरटी ने लिख के रखी है, सारे आवेश की वजह से, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी आवेश से तो कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नियत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5i कैप -3j कैप दी गई है। बिंदु ए तथा बिंदु पर बी पर निर्देशांक क्रमशः 4 0, 3 मीटर है, 10 3 0 है, तो विभवांतर होगा। अब देखिए बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये आपके सामने और आप इंजॉय करोगे इस क्वेश्चन को। आपको देखो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है कितना, 5i कैप -3j कैप, और एक फार्मूला आपने शायद पढ़ भी रखा होगा कि E = क्या होता है, -dV/dr होता है। अब dr को इधर लाके इंटीग्रेट कर दो, तो यहां हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dV दैट इज इक्वल टू -E.dr। अब लिमिट की बात होगी बच्चे, तो लिमिट रखने में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए से बी जा रहे हैं पोटेंशियल निकालने,
तब वहां पे ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पे भाई डी आर की बात हो रही तो लिमिट डी आर की रखोगे आर ए, और इसकी क्या रखोगे आर बी। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहां से हम लोग डायरेक्ट लिमिट, भाई यहाँ पे डीबी का इंटीग्रेशन वी आएगा तो इसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी, ऐसा कुछ लिखेंगे। ए और बी की बात हो रही है भाई, यहाँ पे वी बी होगा, यहाँ पे भी ए होगा। ये वैल्यू जो होगी वो बराबर आ जाएगी माइनस, अब ई की ई जो है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमें, डी आर कहां से कहां तक, आर ए से आर बी तक। ये क्वेश्चन का कहीं ना कहीं हम लोगों को एक हिंट मिल गया कि सर इसमें करना कैसे है। तो चलिए इसको अगली स्लाइड पे लेके डेटा नोट कर लेते हैं। हमें निकालना है वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। अगर ये हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों माइनस ई डी आर, कहां से कहां तक, आर ए से बच्चों आर बी तक, आर ए से कहां तक, आर बी तक। अब यहां से अगर हमें करना हुआ तो यहां पे वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू देखिए माइनस ई रहना चाहिए, तो माइनस माइनस इसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप। इसके बाद फिर बच्चों आप लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब i का मल्टीप्लाई i में कर दो, का j में, j का j में कर दो, और लिमिट जो दी गई है वो याद थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। एक आपको दिया गया है 403, तो अब एक साथ ही लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं उसमें। 403 यानी ये आपका x1 y1 z1 है, और ये आपका क्या होगा x2 y2 z2 होगा, और इसकी वैल्यू आपको बोल रखा है प्रभु कितना 1030 ऐसा कुछ लिखेंगे। अब सिर्फ इंटीग्रेशन बाकी रह गया बच्चे, अलग अलग कर देते हैं। अब देखो -5 को बाहर ले लो, -5 को बाहर ले लें तो हमारे पास बच क्या रहा है, सिर्फ dx बच रहा है। क्या बच रहा है, dx बच रहा है। और ये लिमिट देखिए, x की लिमिट जो है वो ध्यान दीजिए, तो ये आपकी x की लिमिट है, अगली लिमिट y की है। तो अगर हम x की लिमिट लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट कितना है 10 है, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर माइनस की साइन, भाई माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस हमारा कितना 3 को बाहर ले लीजिए, तो आपके पास बच क्या रहा है dy, सिर्फ dy बच रहा है। कहां से कहां तक y एक्सिस का लोगे, तो y एक्सिस का 0 से लेके 3 तक। यहां तक मुझे लगता है कि आप में से किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन हमें पता है बच्चे कि कितना आएगा x, और यहां पे कितना 4, यहां पे 10 प्लस 3, यहां पे आएगा y, कहां से कहां 0 से 3 तक। अब बच्चे ये कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका 5, यहां पे लिखेंगे 10 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 0, तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 9। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट बच्चे कहीं गलती हो रही है, -5, अच्छा हाँ ये -5 में है वैल्यू, ये माइनस में है, -5/6 प्लस 9, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी बच्चे -30 प्लस 9, यहां से आ जाएगा -21 वोल्ट। कितना आ जाएगा 21। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो किस में थी, किलो वोल्ट में थी, तो ये भी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगा, किलो वोल्ट में आएगा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आ जाएगा -21 किलो वोल्ट। अगर हल्का सा भी न्यूमेरिकल इधर उधर हुआ बच्चे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। गॉस नियम सत्य है, गॉस नियम सत्य तभी है जब वहां पे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो, तभी होगा।
तो बच्चे ये हमें पता है कि अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स है तभी ये सत्य होगा, वरना ये सत्य होने वाला नहीं है। तो इसका सीधा मतलब ये है बच्चे कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2, और ऐसा ऑप्शन सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवेशित गोल गेट के अंदर स्थित विद्युत विभव phi = AR² + B दिया गया है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, d∅dt लिखेंगे, d/dt वही लिखेंगे। अच्छा एक चीज r की बात हो रही है ना, हाँ r ले लेते हैं। AR² + B, क्योंकि उस B के रिस्पेक्ट में हो रहा है R। अब यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा 2AR, B का कितना आ जाएगा 0, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब आवेश घनत्व तो आपसे पूछ रहा है, तो देखिए हमें यह भी पता है कि अगर E.ds हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू फ्लक्स के बराबर होती है, और फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/ε0 गॉस के प्रमेय से, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ये ध्यान देना कि ये वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहेंगे E को, तो E = -2AR आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती आपसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस साइन को भी हम कंसीडर करके चलेंगे, माइनस साइन को। तो अब देखो E की वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, -2AR, ये बराबर आ जाएगा आपका ds अभी बाकी है, इनटू टोटल एरिया। अब गेंद है तो उसका टोटल एरिया कितना आएगा, 4πr², ये बराबर आ जाएगा आपके Q/ε0 के। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो यहां से हम Q अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट आ जाएगा 8 -8ε0 πr3, यही कुछ इंटू ए छूट रहा है, ऐसा कुछ आएगा। अब हमें पता है कि वो पूछ रहा है आवेश घनत्व, यानी हमें चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे -8ε0 πr3 A/, और क्या लिख सकते हैं हम, 4/3 πr3। πr3 से πr3 गए काम से, 8 से ये गया, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ 2 बचा, तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो 2 × 3 कितना आएगा, -6, उसके बाद बचा क्या, ε0 बचा और A बचा। और 1 मिनट, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर Q/V, जो फाइनली आया वो आया -6ε0 A। तो यहां से बच्चे आपका कौन सा आंसर होगा, 4th। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। चलिए प्यारा सा सेशन यही समाप्त होता है मेरे